ये तो आपको हो गया होगा, ये तो हो गया होगा, ये मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये तो हमारा सिंपल सवाल है कि जो फ्लक्स होता है टोटल वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होता है। और बोल रहा है इस सवाल में 1/4 ऑफ टोटल पास कर रहा है, तो Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट कर दिया। Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, तो 60 डिग्री आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह सवाल भी जेई एडवांस में पूछा गया, बड़ा अच्छा सवाल है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। बोल रहा है इस सरफेस के बाहर, जस्ट बाहर एक चार्ज रखा है, तो इस चार्ज का इस कर्व्ड सरफेस पे कितना फ्लक्स है। तो हमने कहा कि कर्व्ड सरफेस और ये जो फ्लैट सरफेस मिला के क्लोज्ड बॉक्स है, ये क्लोज्ड हेमीस्फीयर है। क्लोज्ड हेमीस्फीयर में ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्यू आउटसाइड है, चार्ज आउटसाइड है तो इनसाइड चार्ज 0 है, यानी क्यू एनक्लोज्ड 0 हो गया तो टोटल फ्लक्स भी 0 हो गया। लेकिन टोटल फ्लक्स में एक फ्लक्स कर्व्ड सरफेस का है और एक फ्लक्स फ्लैट सरफेस का है, यानी कि सर्कुलर फेस का। और सर्कुलर फेस के फ्लक्स का फॉर्मूला हमको इस एंगल थीटा से पता चल जाएगा, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यानी 45 डिग्री है। तो हमारा फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस मिला के फ्लक्स 0 है और फ्लैट सरफेस का फ्लक्स है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो फ्लैट कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स भी इतना ही हो जाएगा, लेकिन माइनस में माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2। तो आंसर बड़ा सिंपल है और एडवांस में ही पूछा। मैं बोला ये फ्लैट सरफेस वाला सर्कल का रिजल्ट अब आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, ये पहले उतना फेमस नहीं था लेकिन ये लगातार आया है। मुझे ऐसा विश्वास है कि इस बार मेंस के किसी न किसी पेपर में ये जरूर आएगा। जब आप देंगे तो फ्लैट सरफेस के सामने चार्ज रख के उस फ्लैट सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा, यह सवाल आपके सामने आ सकता है। दूसरा लिखा है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस इज कांस्टेंट। नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है और कंपोनेंट से फील्ड और डिक्रीज होता है। तो फील्ड यहां कम है और कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा तो और कम हो जाएगा। तो किनारे किनारे में फील्ड का वैल्यू कम आएगा और बीच में ज्यादा आएगा। तो आप कहेंगे भाई सब जगह सेम नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन। टोटल फ्लक्स थ्रू कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेसेस, इतना ये गलत हो गया क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड 0 है तो टोटल फ्लक्स 0 हो गया। चार्ज जस्ट अंदर होता तो ये वाला आंसर लिखते। द सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल। तो ये सही लग रहा है क्योंकि पॉइंट चार्ज से जो सर्कमफेरेंस है इसका हर पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है। हालांकि हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन आप सिमिट्री से बोल सकते हैं ये चार्ज जितना पोटेंशियल एक पॉइंट पे बनाएगा, हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे है तो हर एक को बराबर पोटेंशियल बनाएगा। अब पोटेंशियल होता क्या है ये आज सिखाएंगे आपको, ठीक है। पर सर आपने तो मॉड लगाया था, मॉड लगाया था। किस चीज में मॉड लगाया था? मॉड कहां लगाया? फ्लक्स में। चलो जो भी है। हाँ, ये एक सवाल देखिए, लिखा है फील्ड लाइन यहां से 60 डिग्री पे निकली और यहां 30 डिग्री पर टर्मिनेट हो गई। 60 डिग्री पर फील्ड लाइन निकली, 30 डिग्री पे टर्मिनेट हो गई। मैंने ऐसे सोचा कि जो लाइन 60 डिग्री पे निकलेगी इधर भी 60 बना दिया, यानी कि बिल्कुल यहां पास में, बिल्कुल पास में एक कोण बना दूं तो ये 60 डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का कोण। और जो लाइन 60 पे निकली दूसरे चार्ज पर 30 डिग्री पर टर्मिनेट हो गई। ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने पढ़ लिया था। आप ये नहीं कहना, किसी बच्चे का मैसेज आता सर आप जब सवाल कराते तो पढ़ने का तो टाइम ही नहीं देते। इस सवाल में इसलिए टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये होमवर्क था, तो होमवर्क में एक बार तो पढ़ ही दिया होगा। नहीं पढ़े कोई बात नहीं। बोल रहा है एक चार्ज से 60 डिग्री पर फील्ड लाइन निकली, दूसरे चार्ज पे 30 डिग्री पे टर्मिनेट हुई, तो चार्ज का रेशियो बता दो। डिटरमाइन रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। तो यहां से 60 डिग्री की लाइन निकली और 30 डिग्री पे टर्मिनेट हो गई, तो 60 डिग्री से नीचे जितनी लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी लाइंस 30 डिग्री से अंदर ही टर्मिनेट होंगी। ऐसा क्यों, अंदर क्यों टर्मिनेट होगी? ऐसा भी तो हो सकता है बाहर से जाए,
क्या फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है? आप कहेंगे नहीं जी, नहीं कर सकती है। अगर फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती तो यहां 60 डिग्री के भीतर जितनी भी कोनिकल शेप में फील्ड लाइन, जैसे यहां 60 डिग्री में 59, 58, ऐसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री, जितनी भी फील्ड लाइन यहां निकलेगी वो सारी की सारी फील्ड लाइन यहां पे इसी 30 डिग्री के बीच में ही टर्मिनेट होगी। फिर मैंने आपको यह सिखा चुका हूं कि किसी भी चार्ज से अगर एक कोन पास करा दूं तो कोन के अंदर जो एंगल है, मान लो वो 60 डिग्री है, तो इस कोन से जो फ्लक्स बनेगा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स आउट जो हो रहा है वो है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और यहां जो फ्लक्स पहुंच रहा होगा वो होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन मैंने क्या बोला, जितनी फील्ड लाइन 60 के नीचे होंगी इधर उतनी ही फील्ड लाइन 30 के नीचे होंगी, क्योंकि फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकती, ऐसे बाहर नहीं जा सकती, क्रॉस नहीं होती फील्ड लाइन। क्या ये बात समझ गए? तो दोनों अगर फ्लक्स सेम कर दें तो क्या Q1 और Q2 का रेशियो आ जाएगा? तो Q1 बाई Q2 केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वैसे ये वाला फ्लक्स पॉजिटिव है और यहां फ्लक्स नेगेटिव है, लेकिन अगर हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया केवल वैल्यू के हिसाब से कि जितनी फील्ड लाइन निकाली उतनी गई, तो 1 माइनस कॉस 60 अपॉन 1 माइनस कॉस 30, ये हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। ये वाला होमवर्क ये इजी है, इसमें ना थोड़ा सा सिमिट्री देखनी है। ये z एक्सिस है, अगर मैं ऊपर से आंखों से नीचे देखूं और डिब्बा ऐसे चारों तरफ बंद दिख रहा हो, अगर ऊपर से देखें तो आपको ये XY प्लेन की तरह दिखेगा, z एक्सिस ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट x इक्वल टू a/2 हो गया, ये लाइन x इक्वल टू माइनस a/2 हो गई, ये लाइन तो y इधर इधर है, y इज इक्वल टू a/2, y इज इक्वल टू a माइनस a/2। इस लाइन का नाम x इक्वल टू प्लस a/2, सॉरी हाँ, और इसका नाम x इक्वल टू माइनस a/2। ऐसे चार लाइन का नाम हमने बना दिया और चार्जेस ऐसे रखे हैं, यहां रखा है -q, यहां रखा है +3q और यहां रखा है -q। तो आप देखेंगे सिमिट्री से जितना a/2 का चार्जेस का सेपरेशन है उतना प्लस a/2 का उतना ही माइनस a/2 का है। मतलब यहां से जो भी फ्लक्स है और यहां से जो भी फ्लक्स है उसमें सिमिट्री है, तो ये दोनों सरफेस का फ्लक्स बराबर हो जाएगा। इस तरीके से y इज इक्वल टू a/2 और y इज इक्वल टू माइनस a/2 पर भी एक सिमिट्री है, तो उनका भी फ्लक्स बराबर। तो सिमिट्री थोड़ा देख लीजिएगा, इस लाइन पे 3 चार्ज हैं, लेकिन जितना दूर प्लस a/2 का सरफेस है उतना ही दूर माइनस a/2 का, उससे भी ऐसा ही लाइन दिख रही है और यहां से देखने पर भी सेम लाइन दिख रही है। ऐसे y एक्सिस की लाइंस भी एक जैसी आइडेंटिकल है, तो x वाले सरफेस का भी फ्लक्स सेम है और y वाले का भी सेम है, मतलब y का y के सेम है और x का x से। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू x इक्वल टू a/2 इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू माइनस a/2, ये ठीक लग रहा है। फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लस a/2 इज मोर देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये गलत हो गया, इक्वल था। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द एंटायर रीजन इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है, क्योंकि यहां +3q है, ये -q है, ये -q, तो टोटल मिला के चार्ज का वैल्यू +q है। हाँ, z एक्सिस ऊपर है भाई, ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे z एक्सिस आपकी तरफ आ रही है, ये ऊपर से देख रहे हो तुम, यहां से ये आंखें हैं तुम्हारी आंखें, ये आईब्रोज हो गई। हाँ जी, अब लिखा z इक्वल टू प्लस a/2 से पास होने वाला x इक्वल टू, ये भाई सही नहीं है, क्योंकि z इक्वल टू a/2 मतलब ये वाला सरफेस हो गया, ये इसका टॉप जो सरफेस है। ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू z इक्वल टू a/2 इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉसिंग सरफेस x इक्वल टू a/2, ये भी ठीक लग रहा है।
क्योंकि x इक्वल टू a बाई टू है और z इक्वल टू a बाई टू है, तो ये दोनों चार्ज, ये तीनों चार्ज y एक्सिस पे रखे हैं और तीनों y एक्सिस पे रखे हैं, तो z से भी इनका डिस्टेंस एक जैसा है और x से भी इनका डिस्टेंस एक जैसा है। ये भी ऑप्शन सही है भाई, ये डी भी सही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, डी भी सही होना चाहिए। अरे सेंटर ओरिजिन पे है भाई क्यूब का, a बाई टू कहां से, अरे सेंटरवा ओरिजिन है, ओरिजिन से a बाई टू है सब जगह का डिस्टेंस। वन माइनस कॉस 30 अपॉन वन माइनस, ये उल्टा रेशियो हो गया भाई, ये गलत रेशियो लिख दिया, एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया। Q1 पाइप Q2 इज, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर रहेगा, Q2 नीचे, ये ऊपर ये नीचे। चलिए एक सवाल ये है, इसको करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है हमारे पास, उसको मैं आपको बता रहा हूं, आप आराम आराम से समझिएगा और थोड़ा दिमाग भी लगाना। ये समझना, ये वाला मेथड से एक शॉर्टकट बता रहा हूं, देखना ध्यान से। ये एक इनफाइनाइट वायर जा रहा है, उससे √3a/2 डिस्टेंस पे a/l साइज का एक रेक्टेंगल रखा है। फिर से मैं बनाता हूं, देखो ये एक वायर है जो इनफाइनाइट वायर है, जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इससे कुछ x डिस्टेंस पे एक ऐसा प्लेन रखा है जो कि प्लेन परपेंडिकुलर है इस लाइन ज्वाइनिंग के। तो वायर ये रहा और प्लेन ये रहा, वायर ये रहा और प्लेन ये रहा। वायर इनफाइनाइट है और उसके सामने प्लेन है, और वायर की लेंथ और प्लेन का ऐसा ज्वाइन किया सेंटर, तो परपेंडिकुलर दिख रहा है प्लेन। वायर और प्लेन आपस में ऐसे पैरेलल दिखेंगे, लेकिन प्लेन का परपेंडिकुलर वायर का भी परपेंडिकुलर है। ऐसे अगर मैं यहां ऊपर से देखूं, इसको ऊपर से देखूं, बहुत आराम से समझना, तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दिखेगा। अगर एक वायर ऐसा है और ऊपर से देखें तो वायर का ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाई देगा। अगर ये वायर ऐसा है और मैं ऊपर से देखूं तो मुझे वायर का ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई देगा, केवल क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैंने क्या सोचा कि ऊपर से देखने पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, वैसे वायर इनफाइनाइट अंदर की तरफ है और यहां से किसी x डिस्टेंस, जैसे इस सवाल में ये x डिस्टेंस √3a/2 है, तो ये √3a/2 यानी x डिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर प्लेन रखा है। प्लेन की भी गहराई अंदर की तरफ है l, और ये जो साइज है प्लेन का ये a है, ये साइज a है, ये वाला लाइन का लेंथ a है, अंदर l है, तो a/l का प्लेन है। ये वायर दिख रहा क्रॉस सेक्शन, और ये प्लेन का भी एक केवल वायर दिख रहा है। ये वाला साइड दिख रहा है a और ये लेंथ l नहीं दिख रही है, तो l वायर के पैरेलल है, l वायर के पैरेलल है, वायर के पैरेलल l। आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? इस डायग्राम को मैंने अगर ऊपर से देखा तो मुझे ये प्लेन ऐसा परपेंडिकुलर दिखेगा और ये वायर का फ्रेम ऐसा दिखेगा। दिखा गया? मैंने x लिया है, कोई स्पेशल नंबर नहीं लिया है। एनी वैल्यू ऑफ x यू कैन फाइंड द रिजल्ट विच आई एम गोइंग टू टेल यू। बहुत ही सिंपल रखना है। कैसे देखना ध्यान से, अगर मैं इस कॉर्नर को ज्वाइन करके और ऑब्वियसली इस कॉर्नर को भी ज्वाइन करके इसको रेडियस r मान लूं और एक r रेडियस का इसके चारों तरफ सिलेंडर बना दूं, यूनिटरी मेथड से कर देंगे। अगर मैं इस कॉर्नर को r रेडियस मान के इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बना दूं, तो क्या सिलेंडर का ये जो पीछे वाला सरफेस है, ये रेक्टेंगल के मतलब इस स्क्वायर के पीछे की साइड जो है,
ये वाले वायर के सामने एक प्लेन रखा है, ये वायर है, इसके सामने एक प्लेन है, वायर चार्ज्ड है, तो चार्ज वायर क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ फेंकता है। तो इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो चारों तरफ फेंक रहा है, चारों तरफ फेंक रहा है। उन इलेक्ट्रिक फील्ड में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्रॉस सेक्शन, ये जो परपेंडिकुलर सरफेस है, इससे पास कर रही है। हमको यही पता लगाना है कि ये वाला फ्लक्स कितना है। तो मैंने क्या सोचा कि अगर आर रेडियस, ये जो इसका कॉर्नर है, उस आर रेडियस का एक सिलेंडर इसके चारों तरफ बना दूं, तो इस वायर से सिलेंडर का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इस वायर से इस सिलेंडर का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब ये जो सिलेंडर होता है, इसका, ये जो वायर होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर होता है, जो कि आर रेडियस का मैंने सिलेंडर बनाया तो सब जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब आप समझो कि अगर फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता हो, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, अगर E का वैल्यू कांस्टेंट चल रहा है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वायर का, ये जो पूरा चारों तरफ हमने बनाया, ये, हां, गॉस लॉ की तरह काम हो रहा है, ये जो चारों तरफ हमने बनाया, ये पूरा एरिया अगर मुझे पता हो, लेकिन हमको केवल इतने एरिया का ही फ्लक्स निकालना है, इस एरिया का फ्लक्स निकालना है। हम सिलेंडर का फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सिलेंडर के हर जगह पर, ये सिलेंडर के हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक जैसा चल रहा है। मुझे पता है इस फ्लैट सरफेस के पीछे ये सिलेंडर का जितना पोर्शन है, फ्लैट सरफेस का फील्ड लाइन इस कर्व्ड सरफेस के ये वाले पोर्शन से ही पास करेगा। शायद आप लोग समझ पाए, अगर इमेजिन करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये जो फ्लैट सरफेस के पीछे सिलिंड्रिकल ये जो रीजन आया, केवल इतने रीजन में जो फ्लक्स है। फिर मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैंने बोला अगर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया होता है, क्वेश्चन समझो, यहां पे एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेन बनाया, जिसका मिड पॉइंट इस वायर से x डिस्टेंस पर है, और इस वायर पे चार्ज दे दिया प्लस लैम्डा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वायर से निकलता होगा अलग अलग एंगल पे, और ये इनमें से कुछ फील्ड लाइन इस लूप से, मतलब इस फ्रेम से पास करेगा, और कुछ फील्ड लाइन बाहर से पास करेगा। मैंने जब इसको ऊपर से देखा, अब देखो, ये ऊपर से देखा तो ये तुमको ही इमेजिन करना है, इसमें मैं क्या इमेजिन कर पा रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक वायर ऐसा सामने बनाया है और मैंने आपसे कहा इसको ऊपर से देखोगे तो इसका ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, तो या तो तुम्हें दिखेगा या नहीं दिखेगा। जिस तरह से खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, उस तरीके से ये इमेजिनेशन भी देखने वालों की आंखों में ही होती है। जो देख पाएगा वो देख पाएगा, नहीं तो खत्म। तो भैया यहां पे हमने जब ऊपर से देखा तो मुझे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये छोटा सा सर्कल ऐसे दिख रहा है, और वायर का डेंसिटी प्लस लैम्डा भी दिख रहा है। ये जो डिस्टेंस हमने लिया था x, इतने डिस्टेंस x पे एक प्लेन बना हुआ है, और ये प्लेन का साइज में ये डिस्टेंस a है और अंदर की तरफ डिस्टेंस l है, तो a इंटू एल लिख दिया, l इनसाइड है। ये वाला लेंथ l है जो वायर के पैरेलल था, और ये वाला डिस्टेंस a है जो वायर के परपेंडिकुलर था। फिर मैंने क्या सोचा कि अगर मैं इसके कॉर्नर को ज्वाइन करके एक सिलिंड्रिकल बना दूं, सिलिंड्रिकल सरफेस बना दूं चारों तरफ, इमेजिनरी, तो मैंने कहा जो इस फ्लैट सरफेस से फ्लक्स पास करेगा वही इतने कर्व्ड सरफेस से भी फ्लक्स पास करेगा। हम कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कर्व्ड सरफेस का हर पॉइंट r डिस्टेंस पे है, तो यहां पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाता है, क्योंकि फील्ड तो कांस्टेंट है।
अगर फील्ड कांस्टेंट है और इसका फ्लक्स निकालना है तो इतना एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन सर फिर टोटल एरिया, देखो यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो मैंने कहा ध्यान करो, जब हम लोग किसी भी गॉसियन सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को कवर कर दें, किसी भी ऑब्जेक्ट को कवर कर दें, तो जितना चार्ज अंदर बंद हो जाता है, जितना चार्ज अंदर बंद हो जाता है, आपने कहा अगर ये एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है, एल लेंथ का सरफेस है, तो इसको किसी भी डिजाइन से कवर कर दूं, किसी भी शेप से कवर कर दूं। ये वायर है, इसके चारों तरफ किसी भी डिजाइन का सरफेस बना दूं, किसी भी डिजाइन का, लेकिन लेंथ एल हो सरफेस का, तो वायर का भी लेंथ एल इसके अंदर बंद हो जाएगा। इस बाहर की डिजाइन से मतलब नहीं है, ये जो लेंथ एल है, अगर इस इतने का सरफेस क्लोज कर दिया तो वायर का लेंथ एल कवर हो गया। तो जो टोटल फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स वो हो गया चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स है, और टोटल फ्लक्स टोटल एरिया से पास होता है। अब आप हाँ, अब तो समझ में आ गया भाई। अभी भी नहीं आया तो छोड़ दो ये सवाल भाई, एडवांस का सवाल है, सबके लिए नहीं होता। तो प्लस लैम्डा से यहां का डिस्टेंस सब जगह बराबर है, फील्ड यूनिफॉर्म एक जैसी हो गई, सब जगह 2k लैम्डा बाय 2k लैम्डा आया। अब आप थोड़ा इमेजिन करो, अगर मैं आपको एक सिलेंडर दे दूं और मैं बोलूं इस सिलेंडर का सरफेस एरिया बताओ, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एल। देखो आप और शॉर्टकट बना रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना। अगर मैंने बोला ये सिलेंडर का एरिया बताओ, ये जो साइड साइड में एरिया होता है, आप कहेंगे 2 पाई आर एल। अगर मैं बोलूं आधे सिलेंडर का एरिया बताओ, तो आप कहेंगे आधा कर देते पाई आर एल। तो आप देखो ध्यान से, सिलेंडर के सेंटर पे अगर 2 पाई एंगल होता है तो 2 पाई आर एल, और आधा एंगल होता है तो पाई आर एल। अगर थीटा एंगल बनेगा तो थीटा आर एल, ये एरिया हो जाएगा। तो आपको ये लगेगा भाई 2 पाई टोटल एंगल है तो 2 पाई आर एल, और थीटा टोटल एंगल है तो थीटा आर एल। अब आप ध्यान से देखते जाओ और ये कहानी खत्म कर देंगे। अब बस एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ लेना भाई, इससे आसान नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को हिंट मिल गई, कुछ लोग अभी भी सस्पेंस में हैं। थोड़ी देर सस्पेंस में रहो, फिर धमाका हो जाएगा और 1 सेकंड में आंसर बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखते जाना। अबे हाँ, कहानी यह है कि जब हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू एंगल एनक्लोज्ड आ गया। एरिया प्रोपोर्शनल, देखो ये टोटल एरिया है 2 पाई आर एल, आधा एरिया पाई आर एल, तो थीटा का एरिया थीटा आर एल। अब आप देखिए, यहां पे वायर था इनफाइनाइट और उसके सामने एक प्लेन था। तो ये जो प्लेन है इसका लेंथ ए दिया हुआ है, बस आप एंगल निकाल लो। सोचो कि ये डिस्टेंस अगर a/2 है और ये डिस्टेंस x है, तो क्या यहां पे एंगल थीटा मान सकते हैं? तो नीचे भी एंगल थीटा मान सकते हैं। तो बताइए tan थीटा का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे a/2x हो जाएगा। तो क्या थीटा का वैल्यू आ जाएगा? आप कहेंगे जी tan इनवर्स a/2x हो जाएगा। तो आप कह देंगे टोटल एंगल कितना हो गया? तो टोटल एंगल एनक्लोज्ड हो गया 2 थीटा, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स a/2x हो जाएगा। अब ये टोटल एंगल आ गया। फिर हमने क्या किया, जो फ्लक्स होता है टोटल फ्लक्स, वो होता है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स होता है, लेकिन टोटल फ्लक्स का एंगल 2 पाई होता है। तो मैंने बोला फिर यूनिट एंगल का फ्लक्स क्या हो गया? तो आपने बोला लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई। तो 2 थीटा एंगल का फ्लक्स क्या हो गया? लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा। ये हमारा आंसर है, लेकिन थोड़ा खचपच में आ गया। तो मैं क्या करता हूं, एक और पेज लगा के उसमें फिर से आपको ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिखा देता हूं। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। इस सवाल को अगर आप किसी भी बुक में या किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन में देखेंगे, बच्चों गारंटी से बोल रहा हूं, कहीं पर भी बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं किया गया होगा। बाउंसर हो गया? अभी फिर समझ में आ जाएगा। मैंने बोला एक वायर है, यहां से x डिस्टेंस पे एक रेक्टेंगल हमने लगाया। रेक्टेंगल का लेंथ l है, तो l लेंथ में अगर कोई भी शेप का डिब्बा क्लोज कर दूं, कोई भी शेप का, तो चार्ज एनक्लोज्ड इज लैम्डा l। तो टोटल फ्लक्स लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट।
आप समझो, एक वायर इनफाइनाइट है, उसके सामने एल लेंथ का एक डिब्बा है, एक ये एल लेंथ का सरफेस है, इसको किसी भी रैंडम शेप के एल हाइट के डिब्बे से एनक्लोज कर दूं, किसी भी रैंडम शेप के एल हाइट के डिब्बे से, तो कितना लेंथ एनक्लोज हो जाएगा? आप कहेंगे एल लेंथ एनक्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो ये बीच में भी रॉड की लेंथ एल है। अगर रॉड का चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो चार्ज एनक्लोज हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो इस सारे डिब्बे से मिला के टोटल फ्लक्स हो जाएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। लेकिन वायर का जो फ्लक्स होता है ये ऐसे फैलता है सब जगह बराबर एंगल पे। मुझे बताओ इस प्लेन में टोटल एंगल कितना है? तुम कहोगे टोटल एंगल किसी भी प्लेन में होता है 2 पाई। तो ये जो फ्लक्स हमने निकाला लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स फॉर टोटल एंगल 2 पाई है। तो हमको जिस सरफेस का फ्लक्स निकालना है उसका इधर एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। मान लो ये एंगल ऑलरेडी हमें आ गया, तो बताइए इतनी जगह पर कितना फ्लक्स जा रहा होगा? आपने कहा यूनिटरी मेथड एक मेथड होता है, मम्मी सिखाती है घर में ये यूनिटरी मेथड। कैसे? मम्मी ने बोला ये लो 100 रुपए, 3 किलो टमाटर ले आना। तो तुम दुकान में गए, तुमने कहा भैया टमाटर चाहिए, उसने कहा 50 रुपए के 2 किलो हैं। दुकानदार ने बोला तुम्हें कंफ्यूज है, 50 रुपए के 2 किलो है, अब तुम्हें 2 किलो चाहिए नहीं, तुम्हें तो 4 किलो भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो 3 किलो चाहिए। तो मुझे बताओ कितने रुपए दोगे? 50 रुपए के 2 किलो टमाटर। मम्मी ने बोला 100 रुपए लो, 3 किलो टमाटर ले आओ। 100 रुपए दिए, तो तुम क्या 100 रुपए देख चले आओगे उसको? अरे दे के आके आ जाना भाई घर एक बार ना, तुम्हारी जान खींच ली गई तो बताना मुझे। बोलो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? 100 रुपए दिए, बोला जाओ टमाटर ले आओ 3 किलो। तुम दुकानदार पे गए, उसने बोला 50 रुपए के 2 किलो है। तुमने सोचा 50 के 2 किलो है तो 3 किलो 100 रुपए के होंगे क्या? 100 रुपए मम्मी ने दिए, चलो मैं क्या जानू, 100 रुपए दे देता हूं। 100 रुपए दे के टहलते हुए घर आ गए और मम्मी को बोला ये लो 3 किलो टमाटर, 50 के 2 किलो थे, 100 रुपए के 3 किलो लेके आ गए, खुश रहो। इतनी चप्पल पड़ेगी, इतनी चप्पल पड़ेगी कि गंजे हो जाओगे। समझ गए क्या? पता नहीं तुम लोगों क्या हो सकता है, माता जी लीनियंट हो, माफ कर दे, लेकिन मेरे यहां ऐसा नहीं था। तो ये जो बाल उड़ गए हैं समझ लो ये बाल वहीं से गए हैं। क्या देखा कि टोटल फ्लक्स 2 पाई एंगल को बिलोंग करता था और जो हमारा डिब्बा है वो 2 थीटा एंगल का है। तो बताओ 2 पाई का फ्लक्स, 2 पाई टोटल फ्लक्स, टोटल वायर चारों तरफ फेंक रहा है। सोच को देखो ना, वायर बीच में इधर 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 चारों तरफ फेंक रहा है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स चार्ज बाई एप्सिलॉन, 2 पाई का फ्लक्स है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 थीटा का फ्लक्स हुआ लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2.2 थीटा। बोलो आंसर आया कि नहीं? आंसर आया कि नहीं आया? चेक करते हैं। सवाल था ये वायर है लैम्डा का, इसके सामने √3a/2 डिस्टेंस पे एक रॉड, एक फ्रेम रखा है जिसका ये लेंथ तो l है और ऐसे, और ये साइज दिया है a/2। अब आप देखो जरा, अगर हम इसका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको ऐसे दिखेगा वायर √3a/2 और यहां पे दिखेगा a/2, क्योंकि पूरा a है ना, नीचे भी a/2 है, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये a/2 है, ये √3a/2 यानी 1/√3 हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो नीचे भी 30 डिग्री हो गया, तो टोटल एंगल 60 डिग्री हो गया। तो या तो यहां पे 30 डिग्री लिख दो, लेकिन पाई के टर्म्स में लिखना, π/6 लिख देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू π/6 अपॉन 2 पाई काटा लैम्डा एल बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स आ गया। कुछ बच्चों को यह हजम ही नहीं होगा कि सर ऐसे कैसे आप बिना इंटीग्रेशन के कर देते हैं। सौरभ सिंह अभी कह रहे हैं सर √3a/2 कहां से लिख दिया? ये तो सर बेईमानी है, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो क्या हम मानेंगे? हम नहीं मानते हैं। सौरभ सिंह कह रहे हैं कि सर ये तो बेईमानी हो गई। बेईमानी, बेईमान है ये टीचर, अपने आप से वैल्यू लिख देता है, जबकि आईआईटी में सवाल पूछा
तो उसमें तो कोई वैल्यू दिया नहीं है। अरे यहां लिखा है √3a/2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3a/2 आईआईटी के सवाल में दिया। दिया है भाई, मैंने क्या आपको बोला? अरे कुछ और भी दिया होगा ना, कुछ और भी दिया होगा तो एंगल तो निकाल ही लेंगे भाई tan थीटा करके। तो ये डिस्टेंस √3a/2 क्वेश्चन में दिया है, साइज ऑफ द ये जो फ्रेम है ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया? तो सर दूसरे साइड का भी एंगल 30 डिग्री आ जाए, बिल्कुल सही। तो टोटल एंगल 60 डिग्री लिखना है, तो हम या तो टोटल π/3 लेंगे, 2 थीटा में एक साइड थीटा ले रहे हैं ना, तो ऐसे बना दिया। ये वायर है, इसके सामने a डिस्टेंस पे ये 2a का फ्रेम है। अरे तो ये a है, ये 2a का फ्रेम है, तो ऊपर भी a हो गया, नीचे भी a हो गया, ऐसे जोड़ा तो ये 45 डिग्री हो गया, तो यहां पर भी 45 हो गया, तो टोटल 90 हो गया। तो हम यहां पे π/2 लिख देंगे, π/2 नीचे 2π, आंसर आ जाएगा λL/4 मतलब कुछ भी दिया हो यार, सोच के देखो। चलिए एक सवाल कर ले, ये सवाल होमवर्क है, अभी फ्लक्स का करना है, इसलिए फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड यानी कि लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ये चार्ज है अंदर, चार्ज का देखो सिलेंडर के अंदर चार्ज है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के बिल्कुल बीच में चार्ज है, सिलेंडर का लेंथ 2r है, सिलेंडर का रेडियस r है, चार्ज बिल्कुल बीच में, मतलब इधर से भी r, ये भी r, इधर से भी r, ये भी r। आपको ये यहां से फ्लक्स निकालना है, ये फ्लक्स ये साइड वाले सरफेस से, इससे नहीं बताना है, ये फ्लैट सरफेस का फ्लक्स नहीं बताना, साइड वाले का बताना है। तो वही पूछा है, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, कर लेना भाई। चलिए अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लिखो। आज मैंने वैसे कुछ थियोरिटिकल पॉइंट गॉस लॉ के भेज दिए हैं, इसलिए मैं यहां ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, लेकिन लॉजिक समझना जरूरी है, तो मेहनत इसमें नहीं करेंगे। ये रिजल्ट्स हमको ऑलरेडी पता है, इन रिजल्ट से और रिजल्ट क्या बनेंगे उस पे मेहनत करेंगे, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैंने कहा पॉइंट चार्ज के साथ साथ कोई भी ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हाईली सिमेट्रिकल हो, यहां लिख देते हैं फॉर हाईली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, Gauss's law is used for finding electric field। अब हाईली सिमेट्रिकल सरफेस है, कुछ बच्चे जब ये सुनते हैं स्टेटमेंट तो उनके मन में एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है, उनके मन में एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है। क्या मिसकंसेप्शन? कि गॉस लॉ हाईली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही लगा सकते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है, आईआईटी में पूछा जा चुका है, एक बार और आएगा, आपके समय ही आएगा। क्या? कि गॉस लॉ कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर हाईली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। का है? गॉस लॉ कहीं भी लगा सकते हो। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज क्यू बंद है तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना है गॉस लॉ कि अगर चार्ज क्यू बंद है तो चार्ज क्यू कहां बंद है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चार्ज क्यू यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहीं भी है, इसका टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। और ये सरफेस का शेप कैसा है इससे भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो इसमें गॉस लॉ लगाने के लिए कोई सिमेट्री नहीं चाहिए। लेकिन किसी ऐसे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम पूछोगे जो सिमेट्रिकल नहीं है तो गॉस लॉ उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं हो सकता। गॉस लॉ लगाया जा सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो अगर कोई यह स्टेटमेंट बोले टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ शुड बी अप्लाइड फॉर हाईली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कहेंगे हां यह स्टेटमेंट सही है। बिना सिमेट्री के सरफेस ऑब्जेक्ट पे सिमेट्रिकल चार्ज नहीं हो और ऑब्जेक्ट पे गॉस लॉ लगाएं तो फिर गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। तो सिमेट्री केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चाहिए,
गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए नहीं चाहिए। गॉस लॉ कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, सिमिट्री इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो हमने क्या लिखा कि एक इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है या कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो आर रेडियस का ऐसे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाया। किसने बनाया? हमने बनाया, हमने। याद रखिए यही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कोई भी चार्ज तुम्हें दिया जाएगा तो तुमको यह सोचना है कि इस चार्ज के चारों तरफ हम कैसा सरफेस डिजाइन करें जो क्लोज्ड भी हो और चार्ज से या तो हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे हो या फिर सरफेस परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के या पैरेलल हो। मतलब सरफेस का डिजाइनिंग हमारे ऊपर है और हम ऐसा लेंगे कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा दिखे। तो मैंने स्फेरिकल सरफेस ही क्यों बनाया? क्योंकि अगर स्फीयर का एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे है तो सारे पॉइंट आर डिस्टेंस पे होंगे। इस सिमिट्री से फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि अगर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो कि हमें मालूम नहीं, लेकिन सिमिट्री से हम बोल सकते हैं कि हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे है, तो चार्ज हर जगह बराबर फील्ड ही बनाएगा सिमिट्री से। तो ये सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई लिख दिया। अब क्योंकि यहां पे कहीं पर भी सरफेस एरिया लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है और एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो हर जगह एंगल थीटा 0 है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लिया और एरिया भी इधर ही ले लिया, तो ई डॉट डीए में ये ई इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। तो ई इंटीग्रेशन से बाहर क्यों आ गया? क्योंकि ई सब जगह सेम है, और सेम क्यों है? क्योंकि सिमिट्री है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि अगर सिमिट्री नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं होता तो इसका वैल्यू अननोन है, यह इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता। अगर यह इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन के अंदर केवल डीए बचा, और डीए एक स्मॉल एरिया सेगमेंट ऑफ द स्फीयर है, तो पूरा डीए ऐड करेंगे तो पूरा स्फीयर का एरिया आ जाएगा। याद रखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा कांस्टेंट ना हो तो यह इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। अगर बाहर नहीं आएगा तो यह इंटीग्रेट हो भी नहीं सकता, क्योंकि ई का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। दूसरा रिजल्ट जो ये देखो, इनफाइनाइट रॉड का रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है। कोई कहेगा सर इनफाइनाइट जो वायर होते हैं लैम्डा के ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर होता है। ये तो हमने कर ही लिया था पहले, आप दोबारा क्यों करा रहे हो? हम करा नहीं रहे, हम चेक कर रहे हैं क्या गॉस लॉ से भी यही रिजल्ट आएगा। तो किसी ने पूछा रॉड से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया। किसने बनाया? ये हमेशा याद रखना, गॉसियन सरफेस कोई बना के नहीं देगा, हमने बनाया। हमने सिलेंडर क्यों बनाया? क्योंकि सिलेंडर ही यहां से हर जगह से बराबर डिस्टेंस पे होगा। क्यों? क्या हम स्फीयर नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, क्योंकि स्फीयर का हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे नहीं होगा। हां, बोल रहे पॉइंट चार्ज के चारों तरफ सिलेंडर नहीं बना सकते थे। अब आप खुद सोच के देखो, क्या सिलेंडर का हर कोई भी सिलेंडर बनाए तो क्या हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे हो सकता है? कोना भी बराबर डिस्टेंस पे होगा और साइड वाले सरफेस का मिड पॉइंट भी इक्वल। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी सिलेंडर बनाए या क्यूब बनाए तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इमेजिन कर पाए? हाँ, जीवन कह रहे हैं क्या गॉसियन सरफेस 3 डायमेंशन होता है? बिल्कुल, हमेशा क्लोज्ड बॉक्स होगा, क्लोज्ड सरफेस यानी चारों तरफ से बंद होगा तो 3 डायमेंशनल ही होगा। चैट मत पढ़ो, ठीक है? चलिए चैट नहीं पढ़ते तो आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट वायर का फील्ड हमको ऑलरेडी पता था, पॉइंट चार्ज के फील्ड का आंसर भी KQ बाय आर स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता था, तो इसकी चिंता नहीं करते हुए ये 2 केसेस पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं, जो मेन केसेस हमें समझने हैं। उसमें एक केस है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। शीट को हम कहेंगे, शीट का मतलब नॉर्मली है नॉन कंडक्टिंग सरफेस। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा। एक शीट एक लेयर की तरह है। कोई कहता सर शीट कुछ इमेजिन नहीं हो रही। अरे तुम्हारे घर में बेड शीट है क्या? वैसे ही एक शीट पतला लेयर है, पतला लेयर में चार्ज चिपका हुआ है। अब आप समझना,
आपके घर में मान लो पेंटिंग होनी है, दिवाली आ गई, माता जी ने कहा कि पेंटर तो मिल नहीं रहा, सब बिजी है, ऐसा करो तुम पेंट करो। तो तुमको पेंट लाके दे दिया और एक दीवार दे दी, तुम बोला कि ये घर के अंदर की दीवार है, इस पे पेंट करो, अंदर ड्राइंग रूम में बहुत अच्छा पेंट लाए हैं। तो तुमने क्या देखा कि पेंट में चार्ज भी मिक्स था, मतलब चार्ज कहीं तुम्हें मिल गया, उसको पीस के तुमने पेंट में मिला दिया। अब तुम जिस पेंट से पेंटिंग कर रहे हो उसमें चार्ज भी यूनिफॉर्मली अंदर है, तो तुमने ऐसे करके पेंट ब्रश लिया और इस वॉल को पेंट करने लगे। तो आप देखेंगे पेंट की एक थिन लेयर पूरी वॉल पे चिपक जाती है, और थिन लेयर जिस तरफ चिपक जाती है उसी तरफ रहती है। क्या ऐसा होता है कि एक साइड हम पेंट करते हैं तो पेंट दूसरे साइड भी अपने आप बह के बाहर की साइड भी कलर हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। हम अगर अंदर की वॉल पेंट करेंगे तो अंदर की वॉल पे रहेगा। तो मैंने पेंट करना स्टार्ट किया, पूरी बड़ी सी वॉल थी और पूरे पेंट में चार्ज घुला हुआ है, तो पूरे वॉल पे चार्ज की एक लेयर पेंट के साथ चिपक गई है। मैं कहूंगा ये पेंट की लेयर कितनी मोटी है, तो तुम खरोच के देखोगे तो एकदम थिन लेयर, बिल्कुल ब्लेड जैसी थिन ऐसी लेयर होती, पपड़ी कई बार निकल आती है, तो आप कहते हैं अरे ये देखो पेंट निकल आया। तो पेंट की लेयर, दीवार थोड़ी ना है, दीवार तो पीछे है, दीवार को भूल जाओ, पेंट की एक लेयर चिपकी हुई है, उसी में चार्ज चिपका हुआ है, ये ऐसा सिग्मा की लेयर। इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लिया है। फिर मैंने एक ऐसा सरफेस बनाया जो इस लेयर को क्रॉस करके दूसरे की साइड, देखो वॉल कितनी मोटी है, वॉल की चिंता नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट लेयर ऑफ पेंट बस। तो वॉल के ईंटों को, ब्रिक को, ईंटें ब्रिक तो सेम ही हो गए, और सीमेंट को और सारे जो भी उसमें जो मसाला लगा है वो सब भूल जाओ। तो पेंट की केवल एक लेयर को इमेजिन करो, बस वही लेयर चार्ज्ड है, वो दोनों तरफ ऐसे ऐसे फील्ड फेंक रही है, कमरे के अंदर भी कमरे के बाहर भी। सामने की तरफ फील्ड ई है, पीछे की तरफ भी फील्ड ई है, हमने मान लिया। हमको किसी ने पूछा ये लेयर के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस में बताओ, तो तुमने पीछे भी एक्स और आगे भी एक्स ले लिया। ये जो सरफेस एरिया इसको ए मान लिया, तो पीछे भी सरफेस एरिया ए है, यहां पर भी सरफेस एरिया इनक्लोज्ड ए है। तो मैंने कहा भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, तुमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सब जगह सेम होती है, यहां से एक्स डिस्टेंस पे सब जगह सेम है, पूरा एरिया ए है, तो ई इंटू ए कर दिया। इधर वाले फेस से फ्लक्स जीरो हो गया क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है और सरफेस परपेंडिकुलर है। पीछे वाले सरफेस से फ्लक्स हो गया ई ए, और यहां पे चार्ज एनक्लोज हो गया सिग्मा ए बाय चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ अप्लाई किया, टोटल फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ई का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया? हां जी बिल्कुल सही। परपेंडिकुलर टू सरफेस आ गया? हां जी बिल्कुल सही। दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आ गया, यानी कि एक्स जो है डिपेंड नहीं करा, नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स, यानी कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, बिल्कुल ठीक। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ये सरफेस एरिया देखो, ऐसे सरफेस एरिया बैठ गया, सामने भी ई ए, पीछे भी ई ए, और यहां पे चार्ज एनक्लोज। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये किस चार्ज की वजह से निकाला, कितने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये कितने चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बताओ? ठीक है, देखिए ये हमने क्रॉस सेक्शन तो इसलिए बनाया है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया के लिए नहीं बनाया, गॉसियन सरफेस का एरिया तो यहां है, ये तो इसलिए बनाया कि चार्ज एनक्लोज निकल आए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है सर ये तो इतने चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आई, गलत। हमेशा गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाय ऑल चार्जेस, बाय ऑल चार्जेस, ऑल। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्लक्स इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तब भी हमने ये बात किया था, ये ई किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आप बोलते थे ये नेट फील्ड है बाय ऑल चार्जेस, जो अंदर है और जो बाहर है, ऑल चार्जेस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतने चार्ज का नहीं है, ये सारे शीट का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसका वैल्यू निकालने के लिए हमने एनक्लोज चार्ज लिया, वो एक अलग बात हो गई। आप ये कभी कंफ्यूज नहीं होइए सर यहां पे बनाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आए, ऊपर बनाएंगे तो ऊपर वाले का आएगा, फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड नहीं करेंगे क्या? ऐड नहीं करेंगे। पूरे ऑब्जेक्ट में जितना चार्ज है,
पूरे शीट के चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो एक बार गॉस लॉ लगा के रिजल्ट आ गया, फिर दोबारा गॉस लॉ लगा के उस रिजल्ट पे रिजल्ट ऐड नहीं कर सकते। फिर से समझो, ये सारे फील्ड का नेट रिजल्ट हमेशा गॉस लॉ से आएगा। तो गॉस लॉ का रिजल्ट फाइनल आंसर होता है, फिर चाहे कहीं और गॉसियन सरफेस लो, ये तुम्हारा रिजल्ट जो एक बार आ गया है वो आंसर ही फाइनल आंसर है। ठीक, इनफाइनाइट शीट। तो ऐसे तो इनफाइनाइट शीट का कुछ एक सवाल कर लेते हैं। देखिए, 3 लार्ज पैरेलल प्लेट्स यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पैरेलल प्लेट जरूर लिखा है, लेकिन हम इनको शीट्स की तरह ही बात करेंगे। जब भी सिग्मा अलग अलग दिया हो, आप समझ जाइए ये शीट्स हैं, और ये शीट्स का अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, पी पॉइंट पे फील्ड बताना है। तो आपने बोला ये जो प्लस सिग्मा वाला है, ये यहां पे बनाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अवे मतलब नीचे, नीचे मतलब माइनस के कैप। और जो -2 सिग्मा वाला है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये टूवर्ड्स बनाएगा, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और ये बनाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन माइनस के कैप अलग से, क्योंकि ये टूवर्ड्स बना रहा है, यानी अट्रैक्टिव फील्ड बना रहा है। माइनस सिग्मा भी नीचे है, और माइनस सिग्मा इस पॉइंट पे नीचे की तरफ बनाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप। आप देख रहे होंगे मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, फिर साइन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे टूवर्ड्स और अवे से डायरेक्शन पता चल गया, उसके बाद केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, यानी माइनस के कैप डायरेक्शन मेरा सेट हो गया, फिर मैग्नीट्यूड। तो ये 1/2 है, 1/2 होता है 1, और 1 + 1 होता है 2। आंसर आ गया डायरेक्शन। हम फील्ड का कैसे बता पाते हैं, वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से हमने अलग से देखा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है तो अपने से अवे फील्ड बनाएगा, यानी कि ऊपर के किसी पॉइंट, ये पहला वाला है, ऐसे यहां पे पॉइंट नंबर 1 पे पूछते तो ये बोलता अवे, और यहां पी पॉइंट पे भी बोल रहा अवे। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हर पॉइंट पर टूवर्ड्स बोलेगा, तो टूवर्ड्स 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 टूवर्ड्स। ये जो माइनस सिग्मा वाला है वो अपनी तरफ बोलेगा टूवर्ड्स 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 टूवर्ड्स। तो किस जगह पूछा गया फील्ड है उस पर डिपेंड करता है कि फील्ड में रिजल्ट ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपको इसमें देख रहे हैं तीनों एरोस नीचे की तरफ है, तो सबका डायरेक्शन ऐड कर दिया, वैल्यू सबके लिए ऐड कर दिया, आंसर माइनस के कैप। हाँ जी, ये सवाल होमवर्क है, ऐसे ही कर लेना। 3 शीट दी गई है, ये डिस्टेंस भी डी है, ये डिस्टेंस भी डी है, और 3 सिग्मा माइनस सिग्मा 2 सिग्मा लिखा है। इट इज केप्ट पैरेलल, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। तो यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है। आपको ओ से ए और बी के लिए ग्राफ भी ड्रॉ करना है कि ओ से डी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा ग्राफ होगा, और यहां से बी तक क्या होगा, बी से आगे क्या होगा, मतलब ए वाले रीजन। तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, यानी मेटल प्लेट हो गया। मेटल प्लेट में सिग्मा हमें दिया नहीं जाएगा, क्योंकि मेटल प्लेट में नॉर्मली सिग्मा हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता होगा। तो मैं आपको सिखा दूंगा कि देखो, मेटल प्लेट में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कोई देने वाला सिग्मा डिसाइड नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं चाहूं कि मेटल प्लेट में मेरे हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, नहीं, मेटल अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खुद डिसाइड करता है, मेटल पे चार्ज अपने आप फैलता है। तो मैंने क्या किया, इस मेटल को मान लो क्यू चार्ज दिया, तो ये जो मेटल सरफेस है ये क्या करता है, अपना चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर क्यू चार्ज भेजोगे तो ये चार्ज सारे सरफेस पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे घर में मेटल की वॉल है और तुमने पेंट में चार्ज मिला के पेंटिंग करना स्टार्ट किया, तो एक साइड में तुम पेंट करोगे और पेंट और चार्ज निकल निकल के बह के अपने आप दूसरे साइड भी फैलता चला जाएगा। तो आप कहोगे ये तो बड़ा मजा आ गया, ये तो मेटल की वॉल होती तो बड़ा मजा है,
एक साइड हम पेंट करते, दूसरे साइड अपने आप, तो आधे में ही डबल फायदा हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चार्ज हमारे हिसाब से नहीं फैलता। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने मेटल को बोला कि तुम्हारे एक सरफेस पे क्यू चार्ज फैलाएंगे, तो मैं जब एक सरफेस पे चार्ज फैलाऊंगा तो मेटल अपने आप चार्ज को फ्लो करा के पूरे सरफेस पे यानी पूरी जगह फैलाएगा। तो मेटल के ऑब्जेक्ट की कितनी भी पतली थिकनेस हो, उसमें आप हमेशा कितने लेयर्स ऑफ चार्ज तुम्हें दिखेगा? कितने लेयर्स ऑफ चार्ज बन गया इसमें, बताओ। अगर मैंने मेटल में कितना भी पतला थिन शीट ले लिया मेटल का और एक साइड चार्ज ऐसे फेंका, उस पर 50,000 इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंक दिया ब्रुम, तो 50,000 इलेक्ट्रॉन जाके चिपक गए। चिपकते ही वो 50,000 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपने आप सरफेस पे फैलेंगे। तुम एक जगह इंजेक्शन लगाओगे, ये पूरे बॉडी पे फैल जाएगा अपने आप, इधर इधर 2 लेयर ऑफ चार्ज दिखेंगे। तो यहां पे हमको नहीं मानना है कि सर इसका सिग्मा दिया हुआ था। सिग्मा दिया क्या होता है, ये तो हमको ही निकालना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा सिग्मा ऑन वन साइड ऑफ सरफेस इज Q/2a। देखो आप, यहां पे जो चार्ज है वो Q/2 हो गया और यहां पे जो चार्ज है वो Q/2 हो गया। थिकनेस पे चार्ज नेग्लिजिबल है क्योंकि नेग्लिजिबल थिकनेस लिया मैंने। तो सिग्मा क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, सिग्मा हमारे कंट्रोल में, चार्ज दे देगा, सिग्मा हमें निकालना। अब हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अगर तुमने कहा एक मेटल में नॉन कंडक्टर के 2 लेयर जैसा दिख रहा है, जैसे जब याद करो हमने किसी ब्रिक वॉल को हमने कलर किया था, दीवार पे पेंटिंग की थी, तो एक साइड पेंटिंग की थी तो इसी साइड पेंटिंग है, यानी ब्रिक पर एक ही सरफेस चार्ज्ड है और वो एक ही चार्ज्ड सरफेस है। ब्रिक के दूसरे साइड या उसके अंदर कहीं चार्ज नहीं, तो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है। इसमें एक साइड चार्ज डाल रहे तो भी डबल लेयर ऑफ चार्ज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसको नॉन कंडक्टर से कंपेयर करके बताओ क्या रिजल्ट है, तो आप कहेंगे देयर आर 2 पैरेलल चार्ज्ड शीट्स। पैरेलल चार्ज्ड 2 है। अगर पुराने रिजल्ट से चिपका दूं तो एक शीट का रिजल्ट σ/2 एप्सिलॉन नॉट है, दूसरे शीट का रिजल्ट σ/2 एप्सिलॉन नॉट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों शीट की मिला के σ/ε नॉट हो गई। इसमें मैंने गॉस लॉ नहीं लगाया, गॉस लॉ लगाया नहीं है। 2 शीट मान लिया और बोला एक ही और दूसरा। एक शीट पहले, एक शीट सिंगल शीट होता था, तो ये जैसे दो लेयर है, ये दो पैरेलल शीट्स हो गए, ये सिग्मा का है, ये भी सिग्मा का। अब आप आराम से देखो, अगर मैं आपको 2 सिग्मा की शीट दे दूं, ये सिग्मा का शीट है, ये भी सिग्मा का शीट है, इसके अंदर ही चार्ज प्लस क्यू है, बस ये ऐसे ही एक लेयर ऑफ चार्ज है, एक लेयर ऑफ, ये बोलेगा प्लस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा बोलेगा अवे σ/2 एप्सिलॉन नॉट, वो वाला सिग्मा बोलेगा अवे σ/2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फील्ड दोनों को ऐड कर दिया। ये प्लस सिग्मा वाला बीच में बोलेगा अवे σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस वाला बोलेगा इधर अवे σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे वैल्यू नेट फील्ड हो गया 0, यानी इसके अंदर फील्ड हो जाएगा 0 और इसके बाहर दोनों लेयर अवे और अवे बना रहे हैं, तो σ/ε नॉट और σ/ε ऐसे दिखे। अब ये हमने गॉस लॉ नहीं लगाया, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोनों मेथड बता दूंगा, लेकिन जब गॉस लॉ लगाते हैं तो सुपरपोजिशन नहीं होता, क्योंकि गॉस लॉ डायरेक्ट फाइनल नेट एग्जैक्टली रिजल्टेंट फील्ड बताता है ड्यू टू ऑल चार्जेस कंबाइंड। गॉसियन सरफेस कहां लिया इससे भी फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कंबाइंड नेट फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अभी अप्लाई करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने लेयर टू लेयर ऐड करके फील्ड निकाल दिया, क्योंकि आगे चल के आप जब बार बार बुक या कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये कीड़ा आ सकता है बाद में कि यार हम लेयर वाइज भी तो कर सकते थे, तो वहां पे कीड़ा होके एग्जाम में आ जाता है ये कीड़ा
और फिर कंफ्यूज हो जाता आदमी कि यार क्या मैंने गॉस लॉ लगाया कि एक सिंगल लेयर का लिया, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो गॉस लॉ से भी करते हैं। गॉस लॉ में एक ऐसा सिलेंडर बनाया जो मेटल के, ये मेटल है, यहां पर भी सिग्मा है, यहां पर भी सिग्मा है, और ऐसे मेटल में एक सिलेंडर बना दिया। कोई कहता है सर सिलेंडर क्यों बनाते हैं, ये मतलब सिलेंडर ही बनाना ऑप्शन है? नहीं भाई, सिलेंडर बनाना ऑप्शन नहीं, क्यूबॉइड बना लो, क्यूबॉइड बना लो। ऐसे रूल ये है कि जो भी ये सरफेस होगा ये शीट के पैरेलल होगा, जिससे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर आएगा, यहां पर भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर आएगा, और एरिया ए होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि ये जगह मेटल है, और आपको याद होगा मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर में जीरो होती है। तो इधर का फ्लक्स हो गया E इंटू ए, ई इंटू ए, ये तो फ्लक्स 2a नहीं, E इंटू ए। इधर का फ्लक्स हो गया जीरो, तो टोटल फ्लक्स हो गया जीरो प्लस ई ए, और चार्ज एनक्लोज्ड है सिग्मा बाय एफ, सिग्मा ए, सिग्मा ए। आंसर आ गया। हाँ, अब ये सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है सौरभ सिंह की सर हर बार सिलेंडर क्यों ले रहे हैं, अभी बता दिए क्यूबॉइड भी ले सकते। दूसरा, यहां आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया, किसी न किसी के दिमाग में यह चुल उठ सकती है कि सर आपने गॉसियन सरफेस तो केवल राइट वाले में कट किया है, लेफ्ट वाले को तो छुआ तक नहीं, तो क्या ये राइट साइड वाले चार्ज का फील्ड नहीं आ गया? उसके लिए मैं आपको क्या बोलूंगा, गॉस लॉ कहीं पर भी लगा दिया बच्चे, तो वहां पर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो जितना चार्ज मौजूद है, क्या केवल राइट साइड में चार्ज है? नहीं नहीं, राइट लेफ्ट दोनों सरफेस पे चाहिए। तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया? ये तो सर दोनों का मिला के आया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई कहता है कि क्या इसको ऐसा सिलेंडर नहीं बना सकते थे जैसे पहले बनाया था पूरा अक्रॉस? देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है प्लस सिग्मा, और मैंने अब की गॉसियन सरफेस बनाया ऐसे। गॉसियन सरफेस में ये जो क्यूबॉइड मैंने बनाया है, ये क्यूबॉइड ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, ज्यादा डिजाइन बनाने में एनर्जी खर्च नहीं करना चाहिए, फिर भी कर दे रहे। तो ये ऐसे क्रॉस होके गया और फिर पीछे से बाहर आया। शायद कोई समझा, ये पूरा थ्रू निकाल दिया, पूरा डब्बा थ्रू निकाल दिया। ये एरिया भी ए है, ये एरिया भी ए है। तो मैंने बोला इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड ए होगा, सिमेट्रिकली उस साइड भी ई होगा, बीच में नहीं बंद किया है, इधर भी ई है इधर भी ई है, तो इधर का फ्लक्स हो गया ई ए, इधर का फ्लक्स भी हो गया ई ए। लेकिन कितने सरफेस एनक्लोज हो गए? आप कहेंगे अरे ये तो दो सरफेस एनक्लोज हो गए, क्योंकि चार्ज तो दोनों सरफेस पे है, इसलिए यहां पर भी चार्ज हो गया सिग्मा ए और यहां पर भी चार्ज हो गया सिग्मा ए, क्योंकि दोनों सरफेस सिग्मा के। तो 2 सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई ए से ए काटो, 2 से 2 काटो, ई का वैल्यू क्या आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि गॉसियन सरफेस ऐसे थ्रू निकाल दो तो भी आंसर सेम, नहीं निकालो तो भी सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा हेडिंग लिखो, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट्स।
ये सवाल HC वर्मा में 3-4 दिए, आप कर लेना, नहीं तो मैंने आज के DPP में 2-3 सवाल डाले इसके, वो कर लेना है ना। 1-2 सवाल मैंने डाले, वैसे 3-4 सवाल दिए हुए। पैरेलल प्लेट्स की बात कैपेसिटर में ज्यादा होगी, लेकिन यहां पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूं, जल्दी जल्दी सीखना, समय की कमी है। मान लो एक सरफेस पे चार्ज डाला +10 कूलम, दूसरे ये 3 प्लेट है, 3 पैरेलल प्लेट्स। प्लेट्स है, प्लेट मतलब मेटल प्लेट्स है, प्लेट्स है आई नहीं, मेटल, ठीक है। इस पे चार्ज डाला 5 कूलम, इस पे चार्ज डाला -3 कूलम, तीनों पे चार्ज डाला। सरफेस को नंबर कर दिया 1 2 3 4 5 6, सरफेस पे नंबर कर दिया, जिससे कि जब चार्ज लिखे तो इमेजिन हो जाए क्या। पहला रूल, आप केवल रूल लिख लेना और इसको आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी करना बच्चों है, लिखना रूल लिखो। 3 पैरेलल प्लेट बना दो, हर प्लेट में 2 सरफेस है, एक लेफ्ट का सरफेस, एक राइट का, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पहला रूल है कि सरफेस 1 और सरफेस 6 का चार्ज हमेशा इक्वल होगा और उसका वैल्यू Q टोटल बाय 2 का, ठीक। पहला रूल 1 और 6 यानी कि चार्ज ऑन एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस इज सेम Q टोटल बाय 2। दूसरा रूल, चार्ज ऑन facing surfaces are equal and opposite। समझते हैं? Q2 is -Q3, Q4 is -Q5, ये रूल है। चार्ज ऑन फेसिंग सरफेस is always equal and opposite, हमेशा। लिखते चलो। अभी बहुत दिनों के ब्रेक के बाद मैंने मैराथन रनिंग की फिर से तैयारी स्टार्ट कर दी। आपने शायद पोस्ट देखा होगा, मैंने 10 किलोमीटर अभी भागना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं 21 किलोमीटर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन भाग रहा हूं, क्योंकि बीच में थोड़ा मोटापा बढ़ गया, मैंने भागा नहीं बहुत दिन तक। ये भी लॉकडाउन भी चल रहा था, दोस्त भी नहीं मिल रहे थे। अब मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो IIT में पढ़ रहे हैं, वो क्योंकि यहाँ पे घर के आसपास कुछ रहते पुराने स्टूडेंट है, वो आ गए, वो बोले सर भागते हैं, तो आजकल उनके साथ भाग रहा हूं। तो जैसे आप प्रिपेयर करते हैं IIT के लिए, वैसे ही मैराथन भागने के लिए भी 3-4 महीने पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब आपको भागेंगे, बहुत नीज में दर्द होगा, बहुत, मतलब शूज इतने गर्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है आग लग गया पैर में। 10-12 किलोमीटर भागने पर सारे सोल दर्द होते हैं, पैर का तलवे दर्द होंगे, पूरा बॉडी पेन होता है। लेकिन क्या है कि आप ग्रेजुअली अपना एफर्ट बढ़ाते जाइए, ग्रेजुअली एफर्ट बढ़ाइए, तो आपको ऐसा ब्रेक डाउन, वो बच्चे बैठते ब्रेक डाउन कर लेते हैं सर, कि हमको अगर 3 महीने के बाद 21 किलोमीटर भागना है या 15-20 दिन के बाद 21 किलोमीटर भागना है, तो इस दिन तक 15 किलोमीटर होना चाहिए, इस दिन तक 12 किलोमीटर होना चाहिए, इस दिन तक 10 किलोमीटर होना चाहिए, इस तरीके से। तो बड़ा प्लानिंग की जरूरत है। इसी तरह से आप सोचो, मैं तो वही सोचता हूं जब वहां बैठ के हम लोग प्लानिंग करते हैं कि यार ये हमको करना है, तो हमको दिसंबर में 15 दिसंबर को भागना है 21 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से हम बैक कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने दिन में कहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो समझ रहे हैं ना, वैसे ही कुछ प्लानिंग है, लेकिन अपनी मर्जी से अपनी प्लानिंग करोगे तो अपनापन लगेगा।
कुछ लोग कहते हैं सर आप शेड्यूल दे दीजिए, आप टाइम टेबल बना दीजिए। वो तुम्हारा नहीं होगा, तुम फॉलो नहीं करो, तुम्हें प्यार ही नहीं होगा उस टाइम टेबल से। तुम जब बनाओगे तो तुम्हारा टाइम टेबल होगा, तुम्हें प्यार कर हो जाएगा कि मेरा है। चलिए, गोविंद कुमार ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि टोटल चार्ज को आधा कर दो और फिर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। तीसरा रूल है टोटल चार्ज ऑन अ प्लेट इज कंजर्व्ड। जल्दी से करते हैं, जल्दी से करते हैं। यहां 10, 5 और -3 लिखा, तो ये 10 के लिए 10 और 5 हो गया 15, -3 हो गया 12, तो 12 टोटल चार्ज है, तो यहां +6 और यहां +6 लिख दीजिए। फिर आप देखेंगे 10 में +6 यहां है तो 4 यहां होगा, क्योंकि ये दोनों का सम मिला के 10 होना है, कंजर्व है। अब बताओ 5 वाला चार्ज है लेकिन 4 के सामने तो -4 होना चाहिए, तो 4 के सामने -4 लिख दिया। अब -4 में एक ऐसा नंबर ऐड करो कि ऐड होके 5 हो जाए, तो आप कहेंगे +9 ऐड करना चाहिए। फिर +9 के सामने वाला सरफेस -9 होना चाहिए, तो आप -9 और 6 ऐड करके देखो क्या -3 बन रहा है। हर एक प्लेट का चार्ज सरफेस का आ गया। अब आप मर्सिडीज आपकी थी, हां मर्सिडीज मेरी थी। अब आप देखो कि यहां 1 और यहां और यहां और यहां मैं 4 पॉइंट लिख देता हूं, ए बी सी एंड डी, और किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड है, किसी भी पॉइंट पर फील्ड, एनी पॉइंट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा के लिए लिख दो नियरेस्ट एनी सरफेस, नियरेस्ट सरफेस, नियरेस्ट सरफेस, नियरेस्ट सरफेस, नियरेस्ट सरफेस। आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए ये सभी प्लेट का एरिया ए है, एरिया ए है, तो आराम आराम से बताना मुझे क्या हुआ। यहां पे चार्ज पहले सरफेस पे है +6, देखो इस सरफेस पे चार्ज है +6, तो पॉइंट ए पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो इन सारे में से सबसे पास में सरफेस है +6 वाला, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 6/A/0। देखो चार्ज अपॉन एरिया किया तो सिग्मा आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहां पे +4 और -4 है, तो तुम्हारे पास चॉइस है, या तो प्लस मतलब मैग्नीट्यूड केवल लिखना है, तो 4 और -4 का बराबर वैल्यू है, तो कोई एक वैल्यू ही लिखना है जो तुम्हारी मर्जी है। तो दोनों तो सेम ही है, एक वैल्यू का, हमें क्या पता चलेगा कौन सा लिखा। तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लिखना है 4/A/0। आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर यहां तो +4 -4 तो अलग अलग है, अलग नंबर का है, नंबर तो सेम है ना। फिर फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव सरफेस की तरफ बनाना है, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ, तो वैल्यू आ गया 4/ε। यहां पे वैल्यू कितना लिखे तो तुम बोलोगे ये +9 है -9 है, तो सर +9 लिखे या -9, अरे मैग्नीट्यूड लिखना है रे। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 9/A/0 और फील्ड का डायरेक्शन हो गया प्लस से माइनस, और ये 6 है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 6/A/0 डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं तुरंत। कितने प्लेट के लिए वैलिड है, कितने भी नंबर, आप इसको लिख लो, बस ये सारे रिजल्ट्स को लिख लो। 3 रूल मैंने बताया, अभी पूछना नहीं क्यों है, मैं आपको 1-2 सवाल देता हूं, आप उसको सॉल्व कर देना। यहां पे वैल्यू है +6, यहां पे वैल्यू है +2, यहां पे वैल्यू है -4 कर दे, -4, यहां पे वैल्यू है +10, इस पे सेकंड वाले +10, सेकंड वाले पे -2, थर्ड वाले पे -6, फोर्थ वाले पे +4, सब पे अलग अलग वैल्यू दे। ज्यादातर इवन नंबर दे रहा हूं जिससे कि डिवाइड होके पॉइंट पॉइंट में नहीं आया आंसर। आपको सारे जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, A, B, C, D, E, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स। यहां पर भी A B C D सारे सरफेस का तो चार्ज निकालना ही पड़ेगा, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
जो मेथड सिखाया उससे करना भाई। फिर सोचना भी कि ये जो 3 रूल मैंने लिखा है, इन रूल ये क्यों है ऐसे, ये रूल ऐसे क्यों है, इसके बारे में भी सोचना। नहीं, डबल नहीं कहना है। देखो आप फिर समझो, आप ज्यादा होशियार नहीं बनो, मैं क्या बोल रहा हूं उसी को फॉलो करना है। आप ये नहीं कहना सर +4 -4 तो 2 सरफेस हो गए, इसका फील्ड तो डबल हो जाएगा। अरे नहीं रे सुनियो, ऐसा नहीं होता। ये देखो हर सरफेस डबल है। ये जो +6 है अकेला सरफेस नहीं है, ये जो +6 है इससे मिलता हुआ +6 ये भी है। तो +6 मिलके यहां पे 6/A बना रहे। ये σ/2 और ये σ/2 मिलके σ/ε बना रहा है। ये σ/2 और ये σ/2 मिलके σ/ε बना रहा है। ये 6 इस 6 से मिलके 6/ε बना रहा है। तो हर सरफेस डबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, जल्दी से कर लेते हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डालेंगे तो चार्ज हमेशा सरफेस पे फैल जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कभी पूछने की जरूरत नहीं क्यों सर गॉसियन सरफेस लगाया, क्या कैसे किया, क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये फैक्ट है। इसको आप चैलेंज नहीं करेंगे चाहे गॉस लॉ लगाए या ना लगाए। बाहर अगर जाइए तो पूछा यहां पर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो मैंने r रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर बना दी। ये स्फीयर गॉसियन सरफेस का मैंने बनाया। किसने बनाया? हमने बनाया। हमने क्यों बनाया? क्योंकि अगर ऐसा सरफेस बनाए जिसका डिस्टेंस चारों तरफ से सेम हो तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन E.ds चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, E बाहर आ जाएगा और ds मिलके 4πr² हो जाएगा Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर KQ/r² हो जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट तो पॉइंट चार्ज जैसा है। हां जी, तो स्फीयर के बाहर आने पर पॉइंट चार्ज एट सेंटर जैसा फील्ड अपीयर होगा। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे पूछूं, सरफेस पे, तो आप कहेंगे KQ/R²। अगर इसका रेडियस कैपिटल R है, K मतलब 1/4πε0 Q/R²। आप देखो 4πr² इस स्फीयर का सरफेस एरिया है 4πr²। तो 4πr² चार्ज अपॉन 4πr² का मतलब होता है सिग्मा। तो σ/ε0 हो गया। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया σ/ε0। ये रिजल्ट मेरे लिए सरप्राइजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे तो σ/ε0 है। ये याद आया क्या आपको? किसी भी सरफेस पे कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो आंसर σ/ε0 होता है। तो इस रिजल्ट को अगर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर सिग्मा कैपिटल R²/ε0 R²। ये हो गया। तो मैं आपको 2 रिजल्ट लिखा रहा हूं, आराम आराम से समझना। अंदर E0, बाहर E KQ/R², या यही E सिग्मा कैपिटल R²/ε0 R²। पावर कट हो गया इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया, लेकिन ये तीनों रिजल्ट, अंदर तो फील्ड 0 होता है, ये तो कहानी खत्म हो गई। ये दोनों रिजल्ट बच्चों याद रखना है, क्योंकि बहुत बार सिग्मा दे के आंसर के बारे में बात करते हैं। दोनों रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग इतनी बात करेंगे। आज का समय समाप्ति की घोषणा हो गई है।